हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो आपकी हिंदी है, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको। तो यह पेपर आपका 2011 से लेकर 2022 तक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यह पेपर आपका 2016 का पेपर है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी। तो चलिए समझते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 2019 और आपका 2018, 2017 और आपका 2016 में जो आपका 2 बार एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर वाला, वह भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। तो आप इन सभी को देख लेना, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हम बात करते हैं, यह पेपर आपका 2 फरवरी 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका हिंदी का है। ठीक, मैं आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को डिस्कस कराऊंगी। जैसे मैं सीडीपी की बात करूँ तो सीडीपी के हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको आज से लगाएंगे। हिंदी के आपके चल ही रहे हैं, ईवीएस के भी मैंने आपको कराना स्टार्ट कर दिया है, तो आप इनको देख लेना। तो आपको अच्छे से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगा लेना है और आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि बताना है कि कौन से कवि नहीं हैं। तो नाभादास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं या फिर नंददास हैं। तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो कौन से अष्टछाप के कवि नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे नाभादास। नाभादास हैं आपके, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैं इसकी स्थापना की बात करूँ, अष्टछाप की स्थापना की यहाँ पे मैं बात करूँ, इसकी स्थापना की बात करूं तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1565 में इसकी स्थापना की गई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अष्टछाप के कवि नहीं हैं तो नाभादास नहीं है। और इसकी स्थापना की बात करूं तो यह आपकी 1565 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपके आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यह आपकी गोस्वामी विट्ठलदास के द्वारा यह की गई थी। ठीक, विट्ठलनाथ के द्वारा, ठीक, विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी, जो कि किनके पुत्र थे? तो यह पुत्र थे आपके वल्लभाचार्य के। ठीक, वल्लभाचार्य के यह पुत्र थे, जो आपके कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक, इनके द्वारा स्थापना की गई थी 1565 में, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका यहाँ पे, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो यह आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, सरदार पूर्ण सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर पदम सिंह का है। तो आचरण की सभ्यता आपको बताना है किसका निबंध हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, यह आपका सरदार पूर्ण सिंह का है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो यह आपका सरदार पूर्ण सिंह का निबंध हो जाता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, स्वानुभूति कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं या फिर रहस्य कहते हैं। जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम अनिर्वचनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। जिसको हम वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते वह आपका क्या होता है? अनिर्वचनीय होता है। यहाँ तक बात बात क्लियर? रहस्य की मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो बात किसी को न ज्ञात हो वह आपका रहस्य होता है। जो बात किसी को ज्ञात ना हो, यानी किसी को पता ना हो, वह आपका ज्ञात ना हो, वह आपका क्या कहलाता है? रहस्य कहलाता है। ठीक, जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको हम अनिर्वचनीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। आपको बताना है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह बताना है आपको कौन से रस का स्थायी भाव होता है। तो यह करुण रस का है, वीर रस का है, हास्य रस का है या फिर आपका श्रृंगार रस का है। तो उत्साह बताना है आपको किस रस का स्थायी भाव हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह आपका वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है। उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी?
करुण की बात करूं तो करुण रस होता है आपका, जो आपका करुण रस होता है यह, इसका जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। हास की मैं बात करूं तो इसका स्थायी भाव हास होता है, और श्रृंगार की मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका स्थायी भाव रति होता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि जो कवितावली है इसके रचनाकार हैं, तो कवितावली के रचनाकार कौन हैं, तो यह आपके सूरदास होते हैं, जयसिंह होते हैं, तुलसीदास होते हैं या फिर घनानंद होते हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन हो जाते हैं, इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे आपके तुलसीदास हो जाते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हो जाते हैं, तुलसीदास हो जाते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपकी कवितावली है इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं, तुलसीदास हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण के बारे में बताना है आपको कि यह किस काल के कवि हो जाते हैं, तो यह आपके वीर गाथा काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या फिर आदि काल के कवि हो जाते हैं। तो भूषण के बारे में आपको बताना है यह किस काल के कवि हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, इसका सही आंसर होता है यह आपके किस काल के कवि हो जाते हैं, तो भूषण आपके रीति काल के कवि हो जाते हैं। रीति काल के कवि आपके भूषण हो जाते हैं, आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो विनय पत्रिका की आपको भाषा बतानी है। यहाँ पे अवधि होती है, खड़ी बोली होती है, ब्रज भाषा होती है या फिर अपभ्रंश होती है। जो आपकी विनय पत्रिका है इसकी भाषा के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, तो यह आपकी ब्रज भाषा होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। क्या होती है विनय पत्रिका आपकी, ब्रज भाषा की होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यह किसके द्वारा रचित है, तो यह आपकी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है। ठीक, तुलसीदास के द्वारा रचित है, इतना आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा रचित है विनय पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे बताना है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, कंठ होते हैं, तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं या फिर दंत होते हैं। तो ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो इसमें आपके यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। किससे होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। जो मूर्धन्य की मैं यहाँ पे बात करूँ, ट वर्ग की बात करूँ, ट वर्ग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन कौन से होते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक, यह आपके यहाँ पे ट वर्ग के व्यंजन हो जाते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेरी नगरी के जो लेखक हैं वह आपको यहाँ पे बताने हैं। कौन से हो जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र होते हैं, हरि कृष्ण प्रेमी होते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र होते हैं या राम कुमार वर्मा होते हैं। तो अंधेरी नगरी के जो लेखक बताने हैं आपको कौन हो जाते हैं, तो वह आपके यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं। अंधेरी नगरी के जो लेखक हैं कौन हो जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं। और मैं इनकी कुछ नाटक की मैं यहाँ पे बात करूँ, इनके नाटक हैं उनकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन कौन से हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके इनके जो नाटक है वह आपके कौन से हो जाते हैं, तो यहाँ पे भारत दुर्दशा यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, आपको इतना ध्यान रखना है। और होता है आपका यहाँ पे नील देवी, क्या होता है, नील देवी होता है, भारत दुर्दशा होता है और आपका यहाँ पे सती प्रताप होता है, सती प्रताप होता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यह इनके प्रसिद्ध नाटक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखते थे वह कवि थे, कौन थे, तो जगनिक थे, खुसरो थे, सरहपा थे या फिर गोरखनाथ थे। तो आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन थे, तो इसका सही आंसर होता है आपके खुसरो थे। कौन थे, आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखते थे वह आपके खुसरो थे, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि पेड़ से बंदर कूदा।
पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक हो जाता है, इतना बताना है आपको। तो पेड़ से यानी कि बंदर कूद रहा है, अलगाव की बात हो रही है, पेड़ से बंदर कूदा या पेड़ से पत्ता गिरा या छत से मतलब कुछ अलगाव की बात होती है, अलग होने की बात होती है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा कारक होता है। अपादान कारक होता है, कर्म कारक होता है, शब्दान कारक होता है या फिर करण कारक होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, वह आपका अपादान कारक होता है। पेड़ से बंदर कूदा, इसमें आपका अपादान कारक होता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यह आपके जो कारक होते हैं हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कारक आपके यहाँ पे 8 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें कारक आपके 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो आपके कारक होते हैं वह आपके 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कारक आपके वह 6 प्रकार के होते हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है, हास होता है, रति होता है, क्रोध होता है या फिर उत्साह होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। तो आपने देखा स्थायी भाव से आपके 2 क्वेश्चन बन गए इस सेट में। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपके स्थायी भाव होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हास्य की मैं बात करूँ तो इसका होता है हास्य, ठीक, क्या होता है, हास्य होता है। क्रोध की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका रौद्र रस होता है, रौद्र रस होता है। और उत्साह की मैं यहाँ पे बात करूँ तो उत्साह का आपका क्या होता है, वीर रस होता है, वीर रस होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और श्रृंगार की मैं बात करूँ तो आपका रति हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव की मैं यहाँ पे बात करूँ तो तद्भव का मतलब होता है जो आपका हिंदी का शब्द होता है वह आपके तद्भव शब्द होते हैं। और तत्सम की मैं यहाँ पे बात करूँ, तत्सम की बात करूँ तो यह आपके सीधे कैसे होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन शब्दों में बताना है कि तद्भव आपका कौन सा शब्द है। तो यह आपका यहाँ पे भ्रमर होता है, अग्नि होता है, मस्तक होता है या फिर मछली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यह आपकी मछली हो जाती है। तद्भव शब्द की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मछली आपकी तद्भव शब्द हो जाती है। भ्रमर, अग्नि, मस्तक यह आपके तत्सम शब्द होते हैं जो कि सीधे आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 24 होती हैं, 16 होती हैं, 11 होती हैं या फिर 13 होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, इसका सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आपकी 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है, यहाँ पे बताना है आपको कि तेरी बरछी ने बरछीने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, श्लेष अलंकार या फिर यमक अलंकार होता है। तो तेरी बरछीने है खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन किया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो यह आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किया है, बालकृष्ण भट्ट ने किया है, प्रताप नारायण मिश्र ने किया है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो यह आपके बालकृष्ण भट्ट हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट हो जाते हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्य शब्द जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको यहाँ पे बताना है। तो सूर्योधन दय होता है, सूर्यधन उदय होता है, सूर्यधन उदय
होता है या फिर आपका सूर्योधन उदय होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे यह आपका सूर्यधन उदय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है। और इसमें मैं संधि की बात करूँ तो इसमें आपकी गुड़ संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? गुड़ संधि होती है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में आपको समास बताना है, कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष होता है, द्विगु समास होता है या फिर आपका कर्मधारय समास होता है। तो यथाशक्ति में समास होता है, कौन सा समास होता है? तो इसमें आपका यहाँ पे यह आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाता है। इसकी मैं बात करूँ, जो आपका जो अव्ययीभाव समास की बात करूँ तो इसमें प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। जो आपका उपसर्ग होता है क्या होता है? यह आपका प्रथम पद होता है, यानी कि प्रथम पद आपका यहाँ पे प्रधान होता है। यहाँ तक बात क्लियर? तो यथा की हम बात कर रहे हैं, यह आपका उपसर्ग हो जाता है, यह प्रथम पद आपका यह क्या हो जाता है? प्रधान होता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, इसकी हम बात करते हैं द्विगु समास की। तो यह कैसा होता है? यह आपका संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, कर्मधारय की हम बात करें तो हैजो के समान जो शब्द आते हैं, हैजो के समान जो शब्द आते हैं वह आपके कर्मधारय होते हैं। तत्पुरुष की बात करूं तो यह आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है, मुद्रिका है। तो कौन सा शब्द आपका तद्भव हो जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तद्भव हो रहा है? तो वह आपका भवरा होता है। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? इसमें आपका जो तत्सम शब्द है तो वह आपका यहाँ पे, यह गलत हो गया यहाँ पे टाइप, यह आपका क्या होता है यहाँ पे? भवरा। ठीक, यह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि मुद्री शब्द का तत्सम रूप है। इसका तत्सम रूप बताना है। तो मुद्री होता है, मुंदरी होता है, मुद्रिका होता है या फिर मुद्रिका होता है। तो मुद्री शब्द है, इसका तत्सम, इसका सही आंसर होता है आपका मुद्रिका। क्या होता है? मुद्रिका होता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, व्रत और विकास। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है निबंध। तो कौन सा निबंध आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है आपका व्रत और विकास। व्रत और विकास आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है, आपको बताना है परमाल रासो को, जो परमाल रासो है यह किसके द्वारा रचित है? तो यह आपकी नल सिंह के द्वारा, नरपति नालह के द्वारा या चंद्र बरदाई के द्वारा या फिर जगनिक के द्वारा। तो इसके बारे में बताना है कि जो परमाल रासो है यह किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर है यह आपकी जगनिक के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा। नल सिंह की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपकी विजयपाल रासो होती है, विजयपाल रासो होती है, इतना आपको ध्यान रखना है, विजयपाल रासो होती है। आगे मैं बात करूं नरपति नालह की, किसकी बात करूं? नरपति नालह की। तो इसके होते हैं आपके बीसल देव, बीसल देव के द्वारा यह आपकी रचित है। और चंद्र बरदाई की मैं यहाँ पे बात करूं तो कौन हो जाते हैं चंद्र बरदाई के? तो पृथ्वीराज रासो हो जाते हैं, पृथ्वीराज रासो हो जाते हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि दुल्हन गाबहु मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह तुलसीदास की हैं, कबीरदास की हैं, सूरदास की हैं या फिर रैदास की हैं। तो आपको बताना है यह पंक्तियाँ किसकी हो जाती हैं? तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यह पंक्ति आपकी कबीरदास की हो जाती हैं, कबीरदास की पंक्ति होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो उस्मान की है, मंझन की है,
कुतबन की है या फिर जायसी की है। तो मृगावती की बात करूं तो यह किसकी रचना हो जाती है, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, यह आपकी कुतबन की हो जाती है। कुतबन की रचना है मृगावती, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह किस भाषा में लिखी गई है, तो यह आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में यह लिखी गई है। और कब लिखी गई थी, तो यह आपकी 1503 में लिखी गई थी, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है, इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। तो इसमें शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। शुद्ध वर्तनी से आपके लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे, तो आपको ध्यान रखना है। शुद्ध वर्तनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यूपी टेट में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो शुद्ध वर्तनी है आपकी कौन सी हो जाती है, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यह शुद्ध वर्तनी इस तरीके से लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि आगे धुआं पीछे खाई, सॉरी आगे कुआं पीछे खाई, इसमें बताना है, इसका अर्थ बताना है। तो चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, या बीच में निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है दोनों ओर क्या, मुसीबत। दोनों ओर मुसीबत, आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, आपको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी है, ब्रज है, या फिर खड़ी बोली है, या फिर भोजपुरी है। तो जो रामचरितमानस है इसकी भाषा के बारे में आपको बताना है, तो वह आपकी यहाँ पे अवधी हो जाती है। रामचरितमानस भाषा की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन सी हो जाती है, आपकी अवधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको बताना है कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया था। आदिकाल के लिए जो वीर गाथा काल का नाम है यह किसने दिया है, तो यह आपके यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाते हैं, या महापंडित राहुल साकृत्यायन होते हैं, या फिर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाते हैं, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। जो आपकी वीर गाथा काल नामक जो आदिकाल के लिए यह जो प्रसिद्ध है, प्रस्तावित है, तो यह बताना है कौन हो जाते हैं इसके। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यह आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाते हैं। वीर गाथा काल जो नाम है यह इसके जो इन्होंने जो प्रस्तावित किया था, किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, आपको बताना है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाता है, तो उत्कर्ष की मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाता है, इसका विलोम अपकर्ष हो जाता है, अपकर्ष हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। विलोम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, यानी कि विपरीत शब्द होता है। विपरीत क्या होता है, विपरीत शब्द होता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं। तो इसके संपादक कौन थे, तो बाबू महादेव सेठ थे, चंद्रधर गुलेरी शर्मा थे, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे, या फिर अंबिका प्रसाद व्यास थे। तो इसका आपको आंसर बताना है। आनंद कादम्बिनी है, इसके संपादक कौन हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही आंसर होता है। यह आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हो जाते हैं। आनंद कादम्बिनी के जो संपादक कौन हो जाते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हो जाते हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसकी मैं बात करूँ, यह जो संपादित की गई थी आनंद कादम्बिनी, कब संपादित की गई थी, तो यह आपकी 1881 में संपादित की गई थी, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, चलिए यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मैं आपको सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको डिस्कस कराऊंगी, आप सभी को देख लेना। यह जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए।
तो आपको अच्छे से इनको समझ कर चलना है। EVS मैं आपको यहाँ पे कराई ही रही हूँ और यह आपकी हिंदी चली रही है। इसके बाद में हम यहाँ पे संस्कृत के भी करेंगे, ठीक, संस्कृत भी करेंगे और आपके यहाँ पे मैथ को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।